भूटान को वो जगह कहा जाता है जहां खुशी घर करती है। उत्तर में ऊंचे पहाड़ों और दक्षिण में घने जंगलों से सुरक्षित यह देश हिमालय का आखिरी राजतंत्र है। सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने नागरिकों को खुश रखना है। इसमें स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण की रक्षा भी शामिल है। लोग अपनी परंपराओं के अनुसार जीवन जीते हैं, लेकिन साथ ही ऑनलाइन दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। भूटान चीन और भारत जैसे दो विशाल देशों के बीच स्थित है, फिर भी उसने अपना अलग रास्ता बनाया है। हमारी यात्रा राजधानी से बहुत दूर देश के पूर्वी हिस्से से शुरू होती है, जहां पिछले 100 वर्षों में बहुत कम बदलाव आया है। 6 साल का दोरजी अब तक की अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। आज वो अपना घर और परिवार छोड़ने वाला है। यह आखिरी सुबह है जो दोरजी की मां उसके साथ बिताने वाली है, क्योंकि वो मठ जा रहा है। बेशक मुझे अपने बेटे की याद आएगी, लेकिन मैं बुद्ध को पाने के उसके रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहती। मैं कुछ दिन दुखी रहूंगी, फिर आदत हो जाएगी। हमारा फैसला पक्का है। अच्छा बच्चा बनना, मठ में अच्छे से रहना, पढ़ाई करना। दोरजी ने पहले कभी अपना गांव नहीं छोड़ा। वो 3 दिन की यात्रा और राजधानी देखने के लिए उत्साहित है। देश के उत्तरी हिस्से में धान रोपाई का समय है। एक खेत से दूसरे खेत में भूटान का मुख्य भोजन चावल लगाया जा रहा है। चौकी नाम की किसान एक खास फसल उगाती है, फूल, खाने योग्य फूल, जिन्हें सलाद, रिसोटो और नमक मिश्रण में इस्तेमाल किया जाता है। ये विचार स्विट्जरलैंड से आया था। भूटान की शुद्ध मिट्टी और साफ हवा उच्च गुणवत्ता वाले ऑर्गेनिक उत्पाद के लिए आदर्श मानी जाती है। हमें पूरे गांव की मदद चाहिए इन पौधों को ग्रीन हाउस से खेत में लगाने के लिए। मेरा पूरा परिवार भी मदद करता है। जब कॉर्नफ्लावर और गेंदा खिलेंगे, उन्हें सुखाकर स्विट्जरलैंड भेजा जाएगा। लेकिन ये काम आसान नहीं है। जंगली भालू, तेंदुए, बाघ और जंगली सुअर किसानों के लिए खतरा बने रहते हैं। पिछले साल 14 गायें मार दी गई थी। अगर बाघ काट ले तो घाव जल्दी नहीं भर पा। फिर भी हम किसी जंगली जानवर को नहीं मारेंगे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म में बड़ा पाप है। भूटान का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी राज्य की खुशी है। यहां हर नागरिक को मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधा मिलती है। देश का 70% हिस्सा संरक्षित जंगलों से ढका है। ये दुनिया का एकमात्र देश है जो जितना CO2 छोड़ता है, उससे ज्यादा अवशोषित करता है। ऊंचे पहाड़ों पर लायप लोग रहते हैं, जो सदियों से याक पालते आए हैं। 22 वर्षीय सेय्यवांग लंबी यात्रा से लौट रहा है। यहां पुरुष लकड़ी और भोजन जुटाते हैं, जबकि महिलाएं घर और याकों की देखभाल करती है। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा शिक्षा पाए, ताकि शहर में अच्छी नौकरी कर सके। अगर वो पढ़ाई में सफल नहीं हुआ, तो उसे यहीं रहकर मेहनत करनी पड़ेगी। राजधानी थिम्फू अब तेजी से बढ़ रही है। करीब 20% आबादी अब शहर में रहती है। ये दक्षिण एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। यहां अब भी ट्रैफिक पुलिस हाथ से ट्रैफिक संभालती है। कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। दोरजी अपने पिता के साथ मठ की ओर जा रहा है। उसे ठंड से बचाने के लिए गर्म जैकेट खरीदी जाती है। मठ के प्रमुख लामा नामगे नए साल की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें 80 भिक्षुओं और नए बच्चों के लिए सामान खरीदना है। लेकिन बर्फबारी शुरू हो जाती है और घोड़े सामान ऊपर नहीं ले जा सकते। भूटान के गांवों में आज भी पुराने लोग खेत संभालते हैं। 73 वर्षीय उपचिम्मी कहते हैं, अब भी सारा काम खुद करना पड़ता है। बच्चों को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है। हम खुश हैं कि उन्होंने तरक्की की। वो गांव के वार्षिक तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। चौकी की फसल पर
लाल चींटियों का हमला हो जाता है, लेकिन नीम के तेल से उन्हें भगाया जाता है। भारत से आए निरीक्षक खेत की जांच करते हैं। अगर सब ठीक रहा तो ये भूटान का पहला ईयू प्रमाणित ऑर्गेनिक फार्म बनेगा। सेयोवांग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर कॉर्डिसेप्स मशरूम खोज रहा है। ये एक दुर्लभ औषधीय फंगस है जिसकी बहुत कीमत मिलती है। मुझे 3,000 यूरो का कर्ज लेना पड़ा। दोरजी आखिरकार मठ पहुंचता है। उसके पैर ठंड और चलने से दुख रहे हैं। लामा कहते हैं, आज और कल उसके लिए कठिन होंगे, फिर धीरे धीरे वो यहां अभ्यस्त हो जाएगा। पहले हर परिवार से एक बच्चा भिक्षु बनता था। अब गरीब परिवारों के बच्चे अधिक आते हैं। दोरजी का दीक्षा संस्कार शुरू होता है। उसका सिर मुंडाया जाता है। यह बुद्ध के महल छोड़ने और सत्य की खोज पर निकलने का प्रतीक है। उसकी मां कहती है, जब मैं अपने बेटे को भिक्षु के रूप में देखती हूं तो अलग महसूस करती हूं। अब वो बुद्ध के मार्ग पर है और इससे मैं खुश हूं। कुछ समय बाद चौकी की मेहनत रंग लाती है। फूल खिलते हैं, फसल तैयार होती है। अगर यह परियोजना सफल हुई तो हमारे पोते पोतियां भी यही रहकर जीवन चला पाएंगे। 2 महीने बाद कॉर्नफ्लावर भी खिल जाते हैं। चौकी का सपना पूरा हो जाता है। जो उसने बनाया वह भविष्य की उम्मीद है। परिवर्तन के समय में मेहनत करना जरूरी है, यहां तक कि भूटान में भी, जहां खुशी घर करती है। आखिरकार दोरजी ने मठ में अपना नया जीवन स्वीकार कर लिया। शुरुआत में उसे अपने घर, माँ पिता और गांव की बहुत याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने वहां नए दोस्त बना लिए। उसने बुद्ध की शिक्षाएं सीखनी शुरू की और मन की शांति को समझना शुरू किया। दूसरी ओर चौकी की मेहनत रंग लाई। उसका फूलों का ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट सफल हुआ। गांव वालों को अच्छा काम मिला, खेतों में खुशहाली आई और उनका गांव पूरे भूटान के लिए मिसाल बन गया। ऊंचे पहाड़ों में सेयवांग ने भी संघर्ष जारी रखा। कठिन मेहनत के बाद उसे इतने कॉर्डिसेप्स मशरूम मिले कि वो अपना कर्ज चुका सका और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का सपना देख सका। 73 वर्षीय उपचिम्मी भले ही तीरंदाजी प्रतियोगिता न जीत पाए, लेकिन उन्होंने सबको यह दिखा दिया कि उम्र कभी हौसले को नहीं रोक सकती। गांव के लोग उनका सम्मान करने लगे। भूटान बदल रहा था, नई दुनिया, इंटरनेट, शहर और आधुनिकता के साथ। लेकिन उसने अपनी सबसे बड़ी पहचान नहीं छोड़ी, प्रकृति, परंपरा और लोगों की खुशी। यही कारण है कि भूटान आज भी दुनिया में उस जगह के रूप में जाना जाता है जहां खुशी सच में घर करती है।